नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और रोज की तरह आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में रोज हम एक नए मेहमान के साथ आते हैं, नए एक्सपर्ट के साथ आते हैं, नए डॉक्टर के साथ आते हैं, सिर्फ आपके लिए इस कोरोना काल में कैसे आप अपने इस वक्त को गुजारें। लेकिन उसके साथ साथ सबसे जरूरी बात कि यदि आपको किसी तरह की कंसल्टेशन की जरूरत है, यानी आपको किसी तरह के कोई सुझाव की जरूरत है, हेल्थ से जुड़ी यदि कोई समस्या है आपकी, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमारे साथ बांट सकते हैं। इसके लिए रोजाना एक एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें कि यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमसे जुड़ने का, सीधे। और आप इस तरह जुड़ सकते हैं कि 0771 ये रायपुर का कोड है, आप इस पर कॉल करके, इसके अलावा नंबर भी नोट कर लीजिए 42422281 ये नंबर है। इसके अलावा आगे लगाइए सीरीज में 828384 और हमसे सीधे जुड़िए। तो यदि आपके मन में कोई सुझाव है, हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल आपको जानना है, तो आप हमसे सवाल सीधे कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स टीवी सेट्स पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ कौन एक्सपर्ट रहने वाले हैं। हमारे साथ आज रहने वाले हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, जो कि एमडी मेडिसिन है, बालको मेडिकल सेंटर से इस वक्त बहुत कीमती वक्त अपना हमको दे रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिमेश आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि लॉकडाउन में आज से कुछ ढील दी गई है, इसे कितना ठीक आप मानते हैं और क्या कहेंगे इस पर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। लॉकडाउन में जो ढील दी गई है, पहली बात तो ये है कि वैसे भी है लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक हम चला नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको थोड़ी बहुत ढील देनी पड़ेगी। अब चूँकि यह देखा गया है कि छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अभी राज्य में, और एक ज़िले के अलावा, कोरबा ज़िले, उसमें भी कटघोरा क्षेत्र के अलावा करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं कि कोई भी नया केस नहीं आया हुआ है। तो मेरा मानना है कि ढील दी जा सकती है, जितने भी आवश्यक कार्य हैं वह सब शुरुआत किए जा सकते हैं। हाँ, यह ध्यान देना जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सामान्य फ्लू प्रिकॉशंस हम हमेशा बोलते आए हैं, बार बार हाथ धोना, किसी भी सतह में हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ धोना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करना, इसके अलावा छींकते या खांसते समय रुमाल का या टिश्यू पेपर का यूज़ करना, रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो फिर हमारी कोहनी का या फिर कलाई का उपयोग करना। तो यह सब सावधानियां रखते हुए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, इसके अलावा हमेशा जब भी बाहर निकलें मास्क पहने। आम जनता सामान्य जरूरी नहीं है कि वो सर्जिकल या N95 पहने, आप एक कॉटन का कपड़ा या फिर एक रुमाल भी बांध सकते हैं। तो इस तरह की सावधानियां रखते हुए अगर लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाती है तो यह गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है क्योंकि इस वक्त जो है कई ऐसे सामान हैं, कई ऐसी शॉप्स हैं, कई ऐसे बिजनेस हैं जिनकी ना खुलने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लगे जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत है खाने पीने की, इसके अलावा लोगों को भी कई ज़रूरतें पड़ रही हैं, वो भी खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर अनिमेश, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे रेगुलर कॉलर महासमुंद से अजीज जी हमको फ़ोन कर रहे हैं। अजीज जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार अजीत जी। किसी भी रोग के लिए रोगी पहले जनरल फिजिशियन से जांच कराए जी, या फिर फिजिशियन के कहने अनुसार किसी विशेषज्ञ को दिखाए? क्योंकि मैंने देखा कोई भी डॉक्टर एक ही अंग के को हाँ बोलिए। ध्यान में, कोई भी डॉक्टर एक ही अंग को ध्यान में रख के इलाज करेंगे तो क्या मरीज के दूसरे अंग को उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? अजीत जी, जो सामान्य डॉक्टर होते हैं वो हमेशा आपकी जो आपने प्रश्न पूछा उसके हिसाब से जो भी सामान्य डॉक्टर होते हैं, जो भी एक जनरल फिजिशियन होता है जिसके पास सामान्यतः लोग पहली बार जाते हैं, जिसको कई बार लोग फैमिली डॉक्टर्स भी बोलते हैं, तो वह हमेशा आपके द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उनके हिसाब से अपने जांच चालू करता है और एग्जामिन करते हुए ये देखता है कि वह समस्याएं क्यों हैं और साथ में आपको पहले से क्या बीमारियाँ हैं। तो कोई भी डॉक्टर सिर्फ एक अंग के हिसाब से जांच नहीं करता है। और जैसा आपने पहले पूछा कि क्या शुरुआत में जनरल फिजिशियन को दिखाना सही है, तो हर बीमारी के लिए ज़्यादा अच्छा ही है कि आप जनरल फिजिशियन को दिखाइए जब तक आपको ये पता न लगे कि आपकी स्पेसिफिक बीमारी क्या है। जब आपकी कोई बीमारी पहले से स्पेसिफिक आपको पता है तब आप किसी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो कोई भी डॉक्टर सिर्फ एक अंग को ही ध्यान में नहीं देता है, वो आपको ओवरऑल सब देखता है। अगर आपको खांसी आ रही है तो हमेशा ध्यान देगा कि आपको खांसी आ रही है तो उसका कारण क्या है। कोरोना से संबंध में ये रहता है कि अभी जितनी भी खांसी या सर्दी बुखार है, हर कोई कोरोना नहीं है। पहले भी कोरोना आने से पहले भी सामान्य सर्दी खांसी बुखार ये सब होते आए हैं। और अभी ये माना जा रहा है कि जो रेड जोन एरिया है उसमें ही जितने सर्दी या खांसी के मरीज हैं इन सबको सीरियस हम लोग को हर किसी की जांच करना है। पर इसके अलावा जो ग्रीन एरिया या ऑरेंज जोन एरिया जो है, इनमें हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, या फिर ऐसे लोग जिन लोग की विदेश से आने की हिस्ट्री है या फिर जिनके आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, उनको सर्दी या खांसी अगर होती है तो उनको फिर हम कोरोना को देखते हैं। या फिर
हमें एग्जामिनेशन में एक्सरे फाइंडिंग में या सीटी फाइंडिंग में कुछ लगता है तो हम मान के चलते हैं कि उसकी आगे जांच जरूरी है। अदरवाइज अधिकतर मरीजों को सामान्य सर्दी खांसी के हिसाब से ही इलाज हो रहा है। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब भिलाई से, हमें लेखराम जी ने फ़ोन किया है। बहुत स्वागत है लेखराम जी आपका हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर के ज़रिए आप क्या जानना चाहते हैं? जी लेखराम जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो जी मैम, योगेश मैम। हेलो जी बोलिए सर। जी। हाँ मैम, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मंडी में जैसे हम लोग सब्जी वगैरह लेके आ रहे हैं ना, जैसे टमाटर हो गया, कुछ भी सब्जी हम लेके आ रहे हैं, या फिर जैसे अपन चिकन वगैरह लेके आ रहे हैं, सारी चीजों को, तो ये किस हद तक अभी सेफ है मैम इसको लेके आना, या फिर लाने के बाद इनको प्रॉपर धोया जाए, धोने के बाद इनको फिर से गर्म पानी धोया जाए, फिर सुखाया जाए, उसके बाद यूज किया जाए? ठीक है। योगेश जी बोल रहे हैं आप? जी जी। हाँ, तो देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब कोरोना नहीं था उस समय भी ये बात कही जाती है कि बाहर से आप कोई भी चीज़ लाते हैं, चाहे आप सब्जियां लाते हैं या आप दूध के पैकेट लाते हैं या कोई भी चीज़ आप जब बाहर मार्केट से लेके आते हैं तो उसको हमेशा साफ़ पानी से धो के ही यूज करना चाहिए। इतना अच्छा इनफ रहता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि कोई भी वायरस, कोरोना के अलावा अभी हमारे क्षेत्र में जो है पीलिया भी फैला हुआ है, वो भी गंदे पानी से फैलता है। उसके लिए भी यही सावधानियाँ हैं कि जो भी चीज़ आप लेके आते हैं उनको आप साफ़ पानी में धोइए और उसके बाद ही यूज कीजिए। अधिकतर सब्जियां जब आप पकाते हैं तो उस समय वो उस गर्मी से उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस रहते हैं वो मर जाते हैं। कच्चे खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, सलाद, उनको बार बार कम से कम 2 या 3 बार साफ़ पानी से धोने की सलाह दी जाती है। गर्म पानी से धोना ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी से धोएं और सुखाएं। कई लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके कर रहे हैं, गलत भी नहीं है पर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जो सलाद की सब्जियां हैं उनको 2 से 3 बार धोइए, और जो सामान्य सब्जियां हैं जिनको आपको पका के खाना है, खासकर डीप फ्राई या उबालना है, उनको आप 1 या 2 बार अच्छे साफ़ पानी से धो के फिर पका के खा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को समय समय पर अपडेट भी कराते रहते हैं। अभी लेटेस्ट आंकड़े क्या कहते हैं? यदि दुनिया की बात करें तो 24 लाख से ज़्यादा मामले और 1,65,227 मौतें अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी हैं। यदि हम भारत की बात करेंगे दर्शकों, तो भारत में जो ताज़ा आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि 17,265 संक्रमित हैं और 543 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह ये कोरोना अपडेट है। और साथ ही साथ हेलो डॉक्टर से यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लगातार हमारे नंबर्स टीवी सेट्स पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर सीधे कॉल करके आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होते हैं 1 घंटे तक, जो कि आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान करते हैं। चमन जी से बात कर लेते हैं, राजधानी रायपुर से फ़ोन कर रहे हैं हमें। बहुत स्वागत है चमन जी आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सर प्रणाम। नमस्ते सर, मैं अभी लॉकडाउन के चलते चलते क्या है ना, अभी घर में रहते हुए पेट में ना बहुत ज़्यादा गैस हो जा रहा है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए सर? चमन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैं लगातार यह बात लोगों को कहना चाह रहा हूं कि इस लॉकडाउन में आपको घर पे रहना ही है। अब आप या तो इसको मजबूरी के तौर पे लीजिए या फिर इसको एक अवसर के तौर पे लीजिए। हमेशा हमारा ये कहना रहता है, हर समय डॉक्टर्स और जितने भी बड़े होते हैं वो लोगों को बोलते हैं कि अपनी दिनचर्या चेंज करने का समय है। अगर आप दिनचर्या बदल लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो लॉकडाउन आपको एक समय दिया है दिनचर्या बदलने का। इसमें आप एकदम इनएक्टिव होकर मत रहिए। गैस होने का एक प्रमुख कारण है लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना, चाय पीते रहना, फास्ट फूड या जंक फूड खाते रहना, और इसके अलावा बैठ के लगातार एक ही जगह बैठे रहना। हम लगातार टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनएक्टिव रहना बंद करना है। एक्टिव रहिए, कोशिश कीजिए हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ मूवमेंट कीजिए। कहीं भी किसी भी अगर सोफे में बैठे हैं या कहीं भी आप हैं तो रात में सोने के अलावा दिन भर में हर 2 घंटे में आपको उठ के कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 से 3 मिनट चलें, भले घर के अंदर चलें। और अगर इस बीच 4 या 5 घंटे के अंदर अगर आप 5 से 10 मिनट की बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, उनको कीजिए। अगर संभव हो पाए तो आप यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में लोगों ने शेयर की हुई हैं, आप उनसे देख के यह सीख सकते हैं कि आप कैसे घर में बैठे हुए अपने वेट के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाने पीने में क्योंकि बार बार खाने की इच्छा करती है तो कोशिश कीजिए कि हर 2 या 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, भर पेट ना खा के आधा पेट खाएं। इसके अलावा पौष्टिक खाएं। हमारे पास फाइबर युक्त डाइट होती है, जैसे कि आप उबला हुआ चना खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आप घर में ही बना के खा सकते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती। तो वैसे खाना खाएं और जंक फूड से, खासकर लगातार चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें।
तो ये जो सलाह आपको दी जा रही है बेहद ज़रूरी है, और जो दर्शकों का फ़ोन नहीं भी लग पा रहा है उनके लिए भी बेहद ही ये सलाह बहुत ख़ास रहने वाली है इस दौरान। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि जो छूट आज से दी जा रही है उसमें विशेष तौर पर आप ये जान लीजिए कि यदि आपके ज़िले या जहां आप रहते हैं वो यदि रेड जोन में है तो छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि वो ग्रीन और ऑरेंज जोन में है तो वहाँ छूट मिलेगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने की भी छूट नहीं होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कोरोना का लगभग कहा जा रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक असर रहेगा। ऐसे में भले ही मजबूरी के चलते छूट दी जा रही हो, लेकिन इस बीच हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन करना है। एक कॉलर हैं डॉक्टर साहब, और ये हैं हमारे साथ बेमित्रा से जुड़ रहे हैं गुलाब जी। बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है? मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। मैम जैसे अपन सैनिटाइजर यूज करने के बाद तुरंत खाना खा सकते हैं? जैसे अपन साबुन से ना धोएं, सिर्फ सैनिटाइजर यूज करने के बाद ही खाना खाएं तो? ठीक है गुलाब जी, मैं एक बात बहुत ही साफ करना चाहूँगा। अगर पानी और साबुन उपलब्ध है तो पानी और साबुन एक सैनिटाइज़र से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। सैनिटाइज़र एक ऑप्शन है, आप सैनिटाइज़र फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ये अगर पानी या साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइज़र यूज कीजिए। अगर आपके यह सामान्य तरह जो सैनिटाइज़र होता है यूजुअली जो होता है हम डॉक्टर्स के लिए या फिर वैसे लोगों के लिए होता है जो लगातार मरीज देख रहे हैं पर बार बार हाथ नहीं धो पाते। इसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि 1 या 2 घंटे बाद अपना हाथ धोएं। हम हर मरीज के बाद सैनिटाइजर यूज करते हैं फिर हाथ धोते हैं। अगर हाथ गंदे हैं, उसमें धूल या मिट्टी लगी हुई है तो सैनिटाइजर उसको साफ नहीं करेगा। सैनिटाइजर एक अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होता है जो आपके हाथ के बैक्टीरिया या वायरस को मारता है। अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें, सही मात्रा में, कम से कम आप मान के चलिए 10 से 20 सेकंड तक आपको सैनिटाइजर यूज करना है, तो वो आपके हाथ से बैक्टीरिया या वायरस को मारेगा पर धूल या मिट्टी नहीं हटाएगा। तो हाथ धोने का विकल्प नहीं है सैनिटाइजर। हाँ, अगर हाथ धोने के लिए आपको साबुन या पानी उपलब्ध नहीं है और आपको उस समय कुछ करना है तो आप सैनिटाइजर का यूज कीजिए। वैसे तुरंत सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद खाया जा सकता है, ये नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप घर में हैं तो आप साबुन और पानी का इस्तेमाल करिए, वो सबसे बेहतर है। सैनिटाइजर सिर्फ उन लोगों के लिए जो फील्ड जॉब में हैं या जिनको अभी एसेंशियल सेवाओं में हैं, आवश्यक सेवाओं में हैं, जिनको अभी कहीं रास्ते में पानी या साबुन जैसी व्यवस्था नहीं है या जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ उस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए सैनिटाइज़र है, आप लोगों के लिए नहीं है जो घर पर हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बिलासपुर से गणेश जी ने हमें फ़ोन किया है। बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी थैंक यू मैम। मैम ये जानकारी चाहिए, चिकन खाना कहाँ तक सेफ है अभी इस कंडीशन में? जी ठीक, गणेश जी, ये बात बार बार कही जा चुकी है कि अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है कि ये जो सामान्य नॉनवेज हैं, चिकन या एग या बाकी सब चीज़ें, उनसे ऐसा कहीं भी कोरोना फैल रहा है, ऐसा पाया नहीं गया है। एक हाइपोथेसिस ये है कि भले चमगादड़ से मनुष्य में फैला है पर अभी जो सामान्य नॉनवेज है उनसे फैल रहा है, ऐसा नहीं पाया गया है। पर WHO और बाकी ICMR बाकी सभी गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि आप जो भी खाद्य पदार्थ खाएं, चाहे वेजिटेरियन चाहे नॉन वेजिटेरियन, सब अच्छे से और साफ़ सफाई से पका होना चाहिए। अधपका खाना नुकसान करता है और कोरोना के अलावा बहुत से और बीमारियां भी आमंत्रित करता है। तो आप चाहें तो चिकन खा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वो अच्छे से पका हो और सही हाइजीनिक तरीके से उसकी जो है उसकी कुकिंग हो। बिल्कुल, और ये हमेशा आप लोग दर्शकों अपने जीवन में अब इसे नियमित कर लीजिए, इसे अपने जीवन प्रबंधन में बांध लीजिए कि आपको हमेशा अपने हाथ जो है वो 20 से 25 सेकंड तक धोने हैं। किस तरह धोने हैं वो हम कार्यक्रम के आखिर में बताते हैं आपको। इसके अलावा जो भी आप नॉनवेज खाते हैं उसको अच्छे से प्रॉपरली कुक करिए, उसके बाद ही खाइए। इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल्स को भी हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से आजकल जो सब्जियाँ उनको भी हाइब्रिड का बनाने के लिए तमाम तरह के खाद का छिड़काव होता है। हमें वैसे भी इन सब चीज़ों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। उम्मीद है कि आगे अपने जीवन में और अपने बच्चों को आप ये ज़रूर सिखाएंगे, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे इस चीज़ के लिए। दुर्ग से एक कॉलर हैं हमारे साथ, हनी जी ने हमें फ़ोन किया है। बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मुझे इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताएं। इम्यूनिटी बढ़ाना है आपका और ये बहुत ज़रूरी भी है। बताइए डॉक्टर साहब कि इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? हनी जी देखिए, जो इम्यूनिटी होती है वो 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ती है। ये मैंने शुरुआत में ही कहा प्रोग्राम के कि कोरोना एक बहुत अच्छा अवसर दिया है हमें अपनी जीवन शैली सुधारने का। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2 मेन चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका आहार या डाइट। तो हमेशा जैसे कि जंक फूड से या फास्ट फूड से बचें, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और संभव हो तो कम करने की कोशिश कीजिए। इसके क्योंकि जो मोटापा होता है वो अपने आप में इम्यूनिटी कम करता है।
साथ में हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए। कार्बोहाइड्रेट में भी ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स अगर कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे पचता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्पत इसके कि आप जो सिंपल शुगर ले रहे हैं। सामान्य शुगर जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद दूसरा होता है आप अपने खाने में विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप विटामिन सी की टैबलेट से लीजिए। जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपकी नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसके अलावा दही, ये सब भी विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। साथ में एक्सरसाइज लगातार कोशिश कीजिए कि आप एक्टिव रहिए। ऐसा कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम आधे घंटे आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर पॉसिबल हो पाए तो अगर आप आधे घंटे सिर्फ तेज कदमों में टहलते भी हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। लोगों में एक यह मिथ होता है कि हम तो लगातार घर का काम कर रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। महिलाओं को मैं बात स्पेशली करना चाहूँगा कि घर का काम करना एक्सरसाइज में नहीं आता। उससे आप बिजी रहते हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, पर यह एक्सरसाइज में नहीं आता। एक्सरसाइज में कम से कम आपको आधे घंटे तेज कदमों में चलना है और ये मिनिमम है। उसके अलावा आप और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो भी संभव हो पाए, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, पर घर में रहते हुए बेसिक अपने आप को एक्टिव रखना है। और हनी जी, मैं आपकी आवाज़ से समझ पा रही थी कि आप काफ़ी यंग हैं, तो जितने भी हमारे यूथ है, जो युवा है, वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हमें कुछ खतरा नहीं है, ये तो सिर्फ बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कोरोना, या बच्चों में इसके ज़्यादा असर पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत इस वक्त युवा को बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये कि आप जिस तरह का खाना पीना है, जिस तरह का आप लोगों का लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। एक्सरसाइज और अपने खाने पीने पर आप सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देश का भविष्य हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, रायपुर से शमशू जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? जी शमशू जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? रोहान होते जी नमस्कार। मुझे पूछना था कि बाजार से हम लोग जो सब्जी फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो उसको किस तरह यूज करके लगे कि हाँ इससे वायरस बच्चे कुछ नहीं है करके। शमशू जी, थोड़ी देर पहले इसका हमने भी आंसर दिया है, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ कि जब भी बाजार से आप कोई भी सामान लेके आए, चाहे कोरोना भी रहे या बाद में कोरोना ठीक हो जाए उसके बाद भी, हमेशा ध्यान रखिए कि साफ़ पानी से उस सब्जी को और उस जो भी आप दूध के पैकेट लाते हैं उसको यूज़ करें। एक बात और रहती है कि जब भी आप भाजी या कुछ और लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि थोड़े समय के लिए भाजी को हल्के गुनगुने पानी में डुबोएं और उसके बाद यूज करें। तो इससे क्या होता है कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया हैं वो साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ गंदगी रहती है, जैसा कि मैम ने भी बताया कि कई बार जो खाद या खरपतवार नाशक जो चीज़ें रहती है वो कई बार सब्जियों के ऊपर चिपकी रह जाती हैं, इससे वह भी साफ़ हो जाती हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ और लकी जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। लकी जी ने फ़ोन किया है बिलासपुर से। बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है लकी जी? मैम, घर में रह रहे पैर हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं। जी, हाथ पैर बहुत दर्द हो रहा है, सच कह रहे हैं आप। कई लोग कह रहे हैं हम सो के थक गए हैं। डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे इन्हें? लकी जी, बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, दर्द बढ़ जाएगा। पहली बात आप यह बात समझिए कि हाथ पांव दर्द इसलिए दे रहा है क्योंकि आप लगातार बैठे होंगे। अगर आप एक्टिव रहेंगे, लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो हाथ पांव क्यों दुखेगा? ऐसा क्या कारण है कि बाहर आपका हाथ पांव नहीं दुख रहा तो घर में दुख रहा है? तो कोशिश कीजिए कि लगातार बिस्तर में या सोफे में ना बैठे रहें, कुछ काम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, नए शौक डेवलप कीजिए। आप बागवानी सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं। जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं इस समय, लोगों को ने हमेशा ये बात कहा है कि हमारे पास समय नहीं रहता, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज आपके पास समय है। कम से कम यह कोशिश कीजिए कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो आपके पास कम से कम एक कोई नई विधा हो जो आप सीख सकें। ऐसा कोई आपकी पहले हॉबी हो जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको इस बार सीखिए और समय निकालिए। सीखने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन चैनल उपलब्ध हैं जो अभी फ्री में सब चीज़ें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कई जगह से कि लोग जिस तरह दीपावली पे सफाई करते हैं उस तरह अपने घरों में कर रहे हैं। अपने स्टोर रूम में जाइए, स्टोर रूम में देखिए कि क्या चीज़ें काम की हैं, क्या फालतू हैं। इसके अलावा घर में जो बेड के अंदर आपके जो सामान आप लोग रखते हैं उसको तरीके से जमा लीजिए, अलमारी जमाइए, अपना कमरा ठीक करिए। बहुत सारी चीज़ें यदि आप करना चाहें तो आपको वक्त नहीं मिलेगा इस दौरान भी, क्योंकि ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और ये गोल्डन टाइम है, इसको बहुत अच्छे से अपनों के लिए और अपने लिए खास तौर पर आपको गुजारना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ शीतल जी, इन्होंने भी हमें बिलासपुर से फोन किया। शीतल जी बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं फोन करके कि चिकन नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, तो मुझे ये जानना था कि अंडा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आपको सब कुछ खाना है। आप जो खाना चाहते हैं सब खाना है, अच्छे से कुक करके खाना है। तरीका क्या है ठीक वो डॉक्टर साहब बताएंगे। शीतल जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी बहुत लोग बोल रहे हैं उनकी बातें सुनना बंद कीजिए। यह कोरोना जो संक्रमण आया इसने हमें एक चीज़ बताई कि कितना कॉमन है फेक न्यूज होना और कितना आसान है उसका फैलना। आप ध्यान देंगे कि आज से एक महीने पहले जब कोरोना इतना नहीं फैला था
तब बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि आप 10 सेकंड सांस रोक के देखिए, अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आपको कोरोना है, 10वीं की किताब में कोरोना का इलाज है, और ऐसे कितने सारे फेक न्यूज आए थे उस समय और जो खत्म हो गए। तो वह उस समय भी ये बात बोली गई थी, अभी भी बोला जा रहा है कि चाहे नॉनवेज हो चाहे एग हो, यह सब हाई प्रोटीन डाइट है, तो इनको आप खा सकते हैं, पर हमेशा की तरह जब भी खाएं इनका स्रोत आपको पता होना चाहिए कि सही है, ये संक्रमित जगह से नहीं आए हुए हैं, पर्याप्त अच्छे से पके हुए हैं और हाइजीनिक तरीके से पके हुए हैं। जो भी इनको बनाने वाला व्यक्ति है वो अपने हाथ अच्छे से धोए, पकाने से पहले, परोसने से पहले अच्छे से हाथ धोए। आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं। तो अगर आप यह सब सावधानियां रखेंगे तो ना केवल कोरोना से, आप इससे अलावा और भी जो बाकी बीमारियां उनसे भी आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और मैं शीतल जी से भी और शीतल जी के माध्यम से दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी इधर से उधर वायरल होता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। फॉरवर्ड मैसेजेस पर आपको बिल्कुल भी यकीन करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है या फिर अखबारों में आ रहा है या गवर्नमेंट साइट्स जो है उनके ऊपर जो जानकारी दी जा रही है, सिर्फ आपको उस पर विश्वास करना है, उनको फॉलो करना है। डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, अभी तो फिलहाल वो फोन पर भी आपको कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो फैमिली डॉक्टर हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई समस्या है हेल्थ से जुड़ी हुई या इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज आपको इसमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त बिल्कुल भी किसी तरह की अफवाह में मत जाइए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पेंड्रा से प्रशांत जी ने हमें फोन किया है। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? सर ये बताएंगे कि जो मास्क का इस्तेमाल है वो हमको कब तक करना है और किस तरीके से, या फिर हम जिस इलाके में जाते हैं, जैसे जहाँ सुनसान है, जहाँ कोई नहीं है, वहाँ पे भी क्या हमको मास्क का इस्तेमाल करना आवश्यक है क्या? देखिए, मास्क का इस्तेमाल का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आम जनता के बीच मास्क के इस्तेमाल का कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए है कि आप कब किससे मिल रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। जैसे इससे पहले एक बहुत फेमस केस हुआ था कि जब एक प्रमुख गायिका एक पार्टी में गई और वहाँ पे वह जब बात पॉजिटिव आई तो जितने भी लोग उन गायिका के संपर्क में थे सबको डर हुआ कि हम कहीं संक्रमित हैं कि नहीं है। तो मास्क इसीलिए है कि जब आप मास्क पहनते हैं तो आपको यह नहीं पता कि आपके सामने जो व्यक्ति है, आपके साथ जो सब्जी ले रहा है या जो भी आप जिसके संपर्क में आ रहे हैं वह संक्रमित है कि नहीं है, या आप स्वयं संक्रमित है कि नहीं और आपसे दूसरों को फैल रहा है कि नहीं। तो मास्क पहनने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरों से आपके पास ना पहुंचे। जब हम किसी ऐसे सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोगों का आवाजाही कम है, तो आप चाहें तो वहाँ मास्क नहीं पहने, पर फिर भी अगेन मास्क का एक दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप संक्रमित हैं तो आपके छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो फोमाइट्स बनते हैं, वो वहाँ के आसपास की चीज़ों को संक्रमित ना करे। तो मास्क हमेशा पहनना, अगर आपको सर्दी खांसी ऐसी कोई चीज़ें हैं तो हमेशा ही आप मास्क पहने तो बेहतर होगा। इससे आप अपने आसपास की चीज़ों को, जैसे दरवाजे के हैंडल हैं, आपके जो मेज हैं या जो भी और चीज़ें हैं, उनको आप संक्रमित नहीं करेंगे। और एक चीज़ यहाँ मैं आपको ज़रूर बता दूं दर्शकों कि मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक उपयोग करिए, उसके बाद वो किसी भी उपयोग का नहीं रहता यदि आप डिस्पोजेबल ला रहे हैं तो। इसके अलावा यदि आप घर में बनाए हुए मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े के मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको धो सकते हैं। जिस तरह के मास्क की बाज़ार में किल्लत भी हुई, हालांकि अब लोग समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। जो N95 की जो कमी हुई थी वो सिर्फ उन लोगों को यूज़ करना है जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो ऐसे संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आप लोगों को इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दर्शकों से गुजारिश है कि घर में बने 3 लेयर के बने इस्तेमाल करते हैं। बड़े रुमाल को यदि आप 3 लेयर में लपेट कर फिर अपने फेस पे लगा लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसको आप 4 से 5 घंटे या फिर मैक्सिमम 6 घंटे तक इस्तेमाल करें और उसके बाद धो के फिर दोबारा यूज़ करें। अच्छे से गर्म पानी में डुबोएं, उसमें डिटॉल लगाएं और उसके बाद फिर दोबारा से उसको उपयोग कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, यश जी से बात कर लेते हैं। भिलाई से हमें फ़ोन कर रहे हैं। यश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये है मैम, 3 मई को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमें कोरोना से कोई संक्रमण ना हो? यस जी, आपका जो सवाल है एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि बेसिक सावधानियों से स्टार्ट करना है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग में जहाँ तक हो सके, अभी तो वैसे भी मॉल और बाकी ऐसी जगह रेस्टोरेंट ओपन नहीं हो रहे हैं, पर जब यह ओपन हो तो जब तक ज़रूरी ना हो यहाँ जाना अवॉइड करें। कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना अवॉइड करें। जब भी आपको आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो भी जाता है तब भी ये बात ध्यान रखिए कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। तीसरी चीज़, हाथ धोना और साफ़ सफाई मेंटेन करना, इसकी एक आदत डेवलप कर लीजिए कि जब भी घर से बाहर से घर में आए तो हमेशा घर में घुसने से पहले ही हाथ धोएं, संभव हो पाए तो पैर धोएं। ऐसा
जब तक कोरोना का मामले ख़त्म नहीं होता, एक कोशिश ये रही है कि एक जैकेट जैसा या कुछ कपड़े ऐसे रखिए जो आप घर से जब बाहर से अंदर आते हैं तो उनको आप बाहर ही उतार सके, जैकेट जैसी चीज़ें, ताकि बाहर की चीज़ अंदर ना जाए। जूते या चप्पल हमेशा बाहर उतारें। इसके अलावा अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक कमज़ोर शरीर जल्दी इन्फेक्टेड होता है। तो आप यह बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका खान पान ज़्यादा एसिडिटी पैदा करने वाला ना हो। कोई गर्मी के सीज़न है, इसमें एसिडिटी बहुत जल्दी पैदा होती है। बाहर के खाने पीने से बिल्कुल बचें। जितना हो सके साइट्रस फ्रूट, नींबू पानी, ये सब चीज़ें पिए। हेल्दी फूड के अलावा अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है, खासकर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, दमा की बीमारियाँ, या ऐसी और कोई भी बीमारी जिसके लिए लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं, आर्थराइटिस होता है जिसके लिए कई दवाइयाँ चलती हैं, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ऐसे मरीजों को अपनी दवाइयाँ न केवल समय पे लेनी है, अपनी खून की जांचें भी लगातार कराती रहना है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है या कम हो रहा है, या ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो भविष्य में इन्फेक्शन के होने के चांस भी ज़्यादा है, और उस इन्फेक्शन के दुष्प्रभाव होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ना यंग लोग अपने जो युवा पीढ़ी है वह अपने आप को स्वस्थ रखे, और जो ऐसी पीढ़ी है जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं वो अपनी बीमारियों को जितना संभव हो सके उतने कंट्रोल में रखे। बिल्कुल, और ये सारे जो सुझाव आपको दिए जा रहे हैं, आपको इस पर अमल करना है, ज़रूर करना है, ताकि आप आने वाले वक्त में भी, क्योंकि कोरोना का आपको बता दें इफेक्ट रहेगा लगभग नवंबर तक, ऐसी स्थिति में बेहद सावधानी के साथ आपको, भले ही आपको घर से बाहर जाने को मिल जाए, लॉकडाउन धीरे धीरे करके खुल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, हाथों को बाहर से आने के बाद धोना है। यदि आप घर में बाहर से लंबे समय के बाद आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि बात ले लें, कपड़ों को चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही बाकी लोगों से मिलिए, परिवार के अपने घर में प्रवेश करिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करें सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं, क्या याद करेगा जा, तुझे छोड़ दिया पहली बार माफ किया, नहीं बाबा नहीं। अरे ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर आप देख रहे हैं, रोज की तरह हम हाजिर हैं हेलो डॉक्टर लेकर, और रोज की तरह एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके जहन में जो भी इस वक्त चल रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए लगातार हमारे जो नंबर्स हैं वो टीवी सेट्स पर फ्लैश हो रहे हैं। आज डॉक्टर अनिमेश चौधरी हमारे साथ हैं, MD मेडिसिन है भालको मेडिकल सेंटर से, जो इस वक्त, क्योंकि अभी इस वक्त डॉक्टर सबसे ज्यादा बिजी हैं, वो अपनी सारी ड्यूटीज भूलकर कंटिन्यू 24/7 काम कर रहे हैं। इस बीच वो आपके लिए आते हैं, हाजिर होते हैं। इसके लिए डॉक्टर अनिमेश आपका और पूरी टीम का, बल्कि जितने भी डॉक्टर हैं हमारे देश में, उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। INS 24/7 उनको सलाम करता है। और जो कॉलर्स हैं
वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से अनिल जी ने हमें फोन किया है। अनिल जी, बहुत स्वागत है। इंदौर में हालात बहुत खराब हैं सर, बेहद सतर्कता के साथ रहना है, बहुत सावधानी रखनी है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ बोलिए अनिल जी। बोलिए हेलो अनिल जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं सर। सर जी, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ है जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ है। सर आप अपना सवाल कंप्लीट करिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। मुझे लगता है अनिल जी अभी दवा मिसाल ओडी ले रहा हूँ मैं जी। पिछले महीने ओडी ले रहा हूँ 1200 mg की जी जी। और केरालेप 250 mg कैप्सूल ले रहा हूँ। हाँ जी। हाँ बोलिए ना, आप पूछना क्या चाह रहे हैं तो। जी। ये ले रहे हैं जी। और केरालेप 250 mg ले रहा हूँ जी। और नॉन मेडिसिन मुझे मिल नहीं रही है और मुझे पेट की प्रॉब्लम रहती है। मैं पूछना ही जा रहा हूँ, मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, मतलब कुछ कहने के गोली लेने के बाद भी खाना हजम नहीं हो रहा है। अनिल जी, ये बात आप समझिए कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये एक सामान्य बीमारी नहीं है। जो भी डॉक्टर आपको देख रहे हैं उस समय आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अभी एक टेलीमेडिसिन की सभी ने सेवा चालू की हुई है। इंदौर थोड़ा ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र है, तो वहाँ पे हो सकता है कि शायद आपको अभी वहाँ पे ओपीडीज ना खुली हों, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने वहाँ पे अभी जो प्राइवेट ओपीडीज हैं वो अभी ओपन करने के लिए मना किया हुआ है। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मेडिसिन जो होती हैं अलग अलग नामों से अलग अलग शहरों में मिलती हैं। तो हम यहाँ से कोई दवाई प्रिस्क्राइब करें, ये सही नहीं होगा, खासकर आपकी पूरी रिपोर्ट्स देखे बिना। तो आप चाहें तो बहुत से हॉस्पिटल और बहुत से डॉक्टर्स, चाहे आप चाहें तो इंदौर के या फिर इंदौर के बाहर के शहरों में भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो उनसे अपनी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, आपके जो प्रश्न है उनका जवाब देते हैं, लेकिन दर्शकों हम बिल्कुल भी यहाँ से आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त और हमेशा वैसे भी हर शख्स की जो ज़रूरतें हैं या जो उसकी बीमारी है सब अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो रिस्क हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। आपके डॉक्टर जिनको आप दिखा रहे हैं या जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए, और वो जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वही आप लीजिए। हम यहाँ से सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एक और कॉलर है चंद्रभान जी हमारे साथ, और इन्होंने हमें बिलासपुर से फोन किया है। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसी और कूलर चला सकते हैं क्या? जी बिल्कुल चला सकते हैं। बात समझिए, ये एक अगेन दूसरे एक मिथ है, कई बार व्हाट्सएप में आ गया है। यह संभावना व्यक्त की गई है कि चूंकि कोरोना वायरस एक हवा में फैलने वाला वायरस है, तो यह एसी से फैल सकता है। पर किस एसी से, इसके बारे में व्हाट्सएप में चर्चा नहीं हो पा रही है। ये सेंट्रलाइज्ड एसी की बात होती है, जैसे कि मॉल या सिनेमा हॉल, ऐसी जगह जहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और सिंगल एसी से वहाँ पर सप्लाई हो रही है, तो उसके बारे में ऐसा बोला गया है। पर अभी इसकी कोई पूर्ण जानकारी नहीं है, अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया हुआ कि ऐसा हुआ है। ऐसी भी एक संभावना कि हो सकता है, पर हुआ है ऐसा कहीं पता नहीं लगा है। पर जो घरों में एसी या कूलर चलते हैं वो पूर्णतः सुरक्षित हैं, क्योंकि वह एसी या कूलर सिर्फ एक कमरे को ही सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा आप ही उस घर में रह रहे हैं, तो आपको ही है जो भी, अगर आपको पहले से इन्फेक्शन है तो आप भी वही इन्फेक्शन बार बार उस कमरे में वैसे भी है। घरों में एसी या कूलर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चला सकते हैं। एक कॉलर हैं, किशोरदा की नगरी भी कहते हैं और धूनी वाले दादाजी की नगरी भी कहते हैं, खंडवा मध्य प्रदेश के। यहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं अरविंद जी। बहुत स्वागत है अरविंद जी, क्या सवाल है? सर नमस्कार। नमस्कार। सर कल रात से सर थोड़ा पूरे शरीर में दर्द सा होता है और बेचैनी सी रहती है, रात में बार बार बाथरूम में इसकी शिकायत आ रही है सर, तो थोड़ा मार्गदर्शन करें सर। देखिए, जो लगातार शरीर में दर्द होना है, इसके लिए अगेन जो भी हमने बात की कि यहाँ से कोई दवाइयाँ बताना सही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या आपको पहले से बीपी या शुगर की बीमारी है, या आप पहले से कोई दवाई खा रहे हैं, या आपको कोई और तकलीफ पहले से है। इसके अलावा सामान्य जो फ्लू फैला हुआ है उनमें भी सामान्य हाथ पाँव में दर्द होता है। गर्मी के मौसम में, खासकर जब सुबह बहुत गर्मी रहती है, रात को आप कूलर या एसी में सोते हैं, उस समय भी एक सामान्य प्रॉब्लम रहती है कि हाथ पाँव में दर्द होना। तो आप यह ध्यान दीजिए कि आपको जो तकलीफ है, सबसे सही यही होगा कि आप नज़दीक के जो भी डॉक्टर्स हैं आप उनसे संपर्क करें।
आप टेलीमेडिसिन के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं और उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हुए, आपको पुरानी कोई बीमारी है कि नहीं, आपको पहले से कोई दवाई चल रही है कि नहीं, उन सबको बताते हुए आप उनसे बात कीजिए। अगर उनको लगेगा तो वो कुछ जांचें आपकी कराएंगे, जिससे हमको यह पता लग पाएगा कि आपको वायरल है या पीलिया हो रहा है या सामान्य और कोई बुखार है, मतलब आपके बुखार या आपके बॉडी एक का जो कारण है वो क्या है, तो वह कुछ इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग पाएगा। तो आप इसके लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल। और आपको बता दें दर्शकों कि आज कई जगहों पर छूट दी गई है, लॉकडाउन को खोला गया है, हालांकि इसके लिए भी एक निश्चित समय है। और इस बीच आपको बता दें कि जो क्षेत्र रेड जोन में है, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव जहां मिले हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं खोला गया, उनमें पूर्णतः संपूर्ण लॉकडाउन है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इंदौर, भोपाल और उज्जैन पूरी तरीके से लॉकडाउन है। इसके अलावा जिन जिलों में यदि पॉजिटिव्स नहीं मिले हैं वहां पर थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है। जिलों से दूसरे जिलों में जाने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कटघोरा, कोरबा में भी यही स्थिति है, लेकिन हाँ राजधानी में थोड़ी छूट है। इसके अलावा कई जगहों पर थोड़ी छूट है एक निश्चित समय के साथ, लेकिन इस दौरान आपको पालन करना है। लॉकडाउन का मतलब नहीं है कि कोरोना का जो डर है वो खत्म हो गया या कोरोना का जो संक्रमण इस वक्त देश में फैल रहा है उससे आप निश्चिंत हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नवंबर तक आपको बेहद सावधानी बरतनी है और कोरोना काल में आपने जो कुछ सीखा है अपने कह सकते हैं हाइजीन के लिए, अपने पर्सनल हाइजीन के लिए, उसको आपको अब नियमित रूप से अपने जीवन में बांध लेना है और इसे फॉलो करना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बालोद से, इन्होंने हमें फोन किया है। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? हेलो जी सर बताइए। क्या है मैडम जी, जब मैं ड्यूटी में जाता हूँ आता हूँ तो थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़े पर ना सांस फूला फूला लगता है मैडम। क्या लगता है? सांस फूला फूला लगता है सर। सांस फूलती है पाँव सुना सांस फूला फूला लगता है सर मैडम। पाँव सुना सुना लगता है? सांस फूलती है सर। सर आपका सवाल थोड़ा सा फोन से दूर होके बोलिए सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे ठीक ढंग से। हाँ जी मैडम। जी बताइए। हाँ मैडम जी। जी जी बोलिए सर, एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए। मैडम मैं ड्यूटी करता हूँ सर, ड्यूटी से आता हूँ सर, सीधे करते घर पे जैसे आता हूँ तो सांस जो है सर, सांस मैडम फूला फूला लगता है सर। फूला फूला लगता है? हाँ सांस। शिव कुमार जी, मैं फिर से बार बार ये बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मरीज के एक या दो लक्षणों के हिसाब से टीबी में उनको दवाइयाँ बताना सही नहीं है। पर मैं आपको यह बता सकता हूँ कि अगर आपको जैसे कि सांस फूलने का अभी जो प्रमुख कारण है अगेन एक लू लगना, क्योंकि मौसम गर्मी आ गई है तो लू लगने से भी कई लोगों को सांस फूलती है, हमारे शरीर से सोडियम कम हो जाता है, बहुत पसीना आता है, तो कई लोगों को उसके बाद सांस फूलने की शिकायत होती है, जो कि गर्मी की क्षेत्र समय में हमारे क्षेत्र में एक सामान्य समस्या है। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही कुछ श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, खासकर एलर्जी या अस्थमा जैसी बीमारियां हैं या दमा जैसी बीमारियां हैं, आपको आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, धुआं बहुत है, या फिर स्मोकिंग या बीड़ी पीने की ऐसा कोई आदत है, तो उसके कारण भी आपके फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है, जिसके वहाँ सांस फूलती है। अगर आपको लगता है कि यह सांस फूलना साथ में बुखार के साथ या एक शरीर में अंदर से बुखार जैसा हरारत जैसे लगने के साथ संबंधित है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। सांस फूलने की समस्या कभी भी सामान्य मत मानिए, हमेशा इसकी जांच कराइए। यह एक बहुत छोटी चीज़ सामान्य एलर्जी से लेके हार्ट फेलियर तक सभी में होती है, तो किस कारण से हो रही है यह आपकी जांच करके ही वह डॉक्टर बता पाएंगे। और डॉक्टर अनिमेश, आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी उससे अपडेट होंगे कि जैसे अभी अरविंद जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मुझे रात को बार बार बाथरूम लगती है, ऐसे कई लोग हैं जिनको ये शिकायत होती है। और दूसरा ये जैसे इन्होंने पूछा कि मुझे सांस फूलती है, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर होता है, ये क्या इसके लिए हम दवाई तो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते इनको बिना देखे, लेकिन कुछ सजेशन जो घरेलू उपाय या कह सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस इनको लेना चाहिए या इस तरह से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं तो इस समस्या में कुछ हद तक हमको राहत मिल सकती है? जी सोनल जी, सबसे पहले जो है रात में बार बार पेशाब लगना, तो रात में बार बार पेशाब लगने के कुछ सामान्य कारण जो होते हैं, जो मतलब एक कारण यह होता है कि आप रात में पानी पी के सो रहे हैं तो उसके बाद आपको पेशाब लगेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में चाय या कॉफ़ी पी के सोते हैं तो आपको रात को पेशाब लगेगी। मतलब बहुत सारे केसेस में, मोर देन 50% केसेस में रात को पेशाब लगना कोई बीमारी नहीं होती, वह बस आपकी जीवन शैली का एक समस्या होती है जो आप उसमें समझ नहीं पाते। रात को आपने पानी पिया या रात को आपने ऐसे कोई चाय या कॉफ़ी पिया जो कि अगेन पेशाब बढ़ाते हैं, या फिर आप बहुत रात को लेट सो रहे हैं, तो इन सब कारणों से। तो आप देखिए क्या आपके साथ ऐसा है, मतलब आपको पेशाब लगी, आपने उसके बाद आपने वापस पानी पी के आप सो गए, और उससे क्या आपको अगर आप इस जीवन शैली को चेंज करते हैं तो क्या इससे आपको आराम आ रहा है?
और अगर ऐसा नहीं है, आपको अचानक से बार बार पेशाब लगना स्टार्ट हुई है, पहले आप बिल्कुल सही थे, आपको अचानक से पेशाब लगना चालू हुई है और उसमें आपको जलन हो रही है या कोई दर्द हो रहा है कुछ, तो आप देखिए कहीं आपको यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और उससे जाँच कराइए। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं उनको प्रोस्टेट की बीमारियाँ होती हैं, पौरुष ग्रंथि की बीमारियाँ होती है, जिसके कारण बार बार उनको रात को पेशाब लग सकती है। पेशाब में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की परेशानियाँ, इनके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे प्रमुख है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी रात में पेशाब लगना बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और अचानक से आपको रात में पेशाब लगना बढ़ गई है तो इसका मतलब है शायद आपका ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं है, आप अपने शुगर की जांच कराइए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं है पर आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, आपके माता पिता या भाई बहन किसी को डायबिटीज़ है और आपको अचानक से रात को बार पेशाब लगना बढ़ गई है, तो भी आप अपने शुगर की जाँच कराइए, संभवतः आपको डायबिटीज़ होने वाला है। और इस वक्त डॉक्टर अनिमेष जो आपको सलाह दे रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं दर्शकों, इसको बेहद सतर्कता के साथ सुनिए और ये आपके जीवन भर काम आने वाली सलाह है। इस तरह की किसी को भी समस्या होती है तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। आपके फैमिली में किसी को है तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। हमारे इस कार्यक्रम का यही माध्यम है कि हम एक सामाजिक सरोकार के लिए ये कार्यक्रम दिखाते हैं ताकि आपको जागरूक कर सकें अपने हेल्थ के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ जांजगीर से, मनोज जी ने हमें फ़ोन किया। मनोज जी, बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं सर आप? तो डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते मनोज जी। शक्ति से मनोज गर्ग बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए मनोज जी। सर मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ जी। हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है सर? बोलिए बोलिए। ये मेरी दवाई चल रही है, लेकिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा पहले एक टेबलेट लेनी रहती है जी, डायनोरम, और नाश्ते के बाद मेरे को ब्लड प्रेशर की और शुगर की एक टेबलेट लेनी रहती है। हाँ बोलिए मनोज जी, मुझे लगता है आप अपने टीवी सेट में सुनकर फिर सवाल कर रहे हैं सर। बहुत समय इसमें खराब होता है आपका भी और डॉक्टर साहब का भी। प्लीज आप फोन पर बात करिए, फोन पर सीधे सवाल करिए, आपको जवाब भी बहुत अच्छे से सुनाई देगा। मनोज जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे को 11-12 बजे मेरे शरीर एकदम सुस्त हो जाता है। दिन में कि रात में? एकदम थकान महसूस होती है बहुत ज्यादा। दिन में कि रात में मनोज जी? दिन में। हाँ मनोज जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर चूंकि जैसे गर्मी चालू हुई है तो गर्मी के मौसम में सामान्य व्यक्तियों को भी दिन में दोपहर के समय सुस्ती लगना कॉमन है, पर आप चूंकि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों के ही मरीज हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपकी ग्लूकोज दिन के समय कम तो नहीं हो रही है। अगर आपके पास शुगर नापने की मशीन है तो आप मतलब 1 या 2 दिन तक एक चार्टिंग कीजिए, जिसमें हर 2 या 3 घंटे में आप अपना ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करके जो भी डॉक्टर आपको देख रहे हैं आप उनके पास उस चार्टिंग के साथ जाइए और इसके साथ में आप यह देखिए कि आपका बीपी उस समय कितना चल रहा है। तो शुगर की और ब्लड प्रेशर की दोनों की चार्टिंग करके आप अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनको दिखाइए और आगे चर्चा कीजिए। इसके अलावा खाली पेट का शुगर भी आप जाँच जरूर कराइएगा। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो यह प्रॉब्लम हो सकती है। एक कॉलर है होशंगाबाद से, हमें फोन किया है। माधुरी जी हमें फोन कर रही। माधुरी जी, बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। क्या जानना चाहती हैं आप? है कि मुझे गठियावात की प्रॉब्लम है। जी मैडम। जी तो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मैडम। जी, मुझे गठियावात की प्रॉब्लम है और मेरी दवाई ये इंदौर की चल रही है जी। और वो दवाई है उस कंपनी की यहाँ होशंगाबाद में नहीं मिलती है। तो क्या कंपनी चेंज करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना दवाइयों में? नहीं मैम, अगर आपको जो कंपोनेंट सेम है, गठियावात की दवाइयों का अलग अलग कंपनियों का नाम अलग अलग होते हैं पर दवाइयाँ बहुत ही लगभग लिमिटेड होती हैं, वही दवाइयाँ हर जगह चलती हैं पूरे विश्व में। तो अगर आपके दवाइयों के कंपोनेंट सेम है तो वह कंपोनेंट और उनकी मात्रा, वो कितने ग्राम की हैं, वह चीज़ आप चेक कर सकती हैं और उसको ले सकती हैं। अगर संभव हो पाए और आपके डॉक्टर उस समय आपसे टेलीमेडिसिन पर उपलब्ध हैं तो आप उसकी फ़ोटो खींच के अपने डॉक्टर्स को भेज सकती हैं और कंफर्म कर सकती हैं। पर अगर किसी कारणवश यह संपर्क नहीं हो पा रहा है तो भी दवाइयाँ बंद मत कीजिएगा, आप दूसरी कंपनी की दवाइयाँ ले सकती हैं। बस कंपोनेंट के साथ साथ दवाई की मात्रा भी सही होनी चाहिए। और यदि आपके डॉक्टर्स आपको व्यस्तता की वजह से सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो आपको दूसरे विकल्प नहीं दे रहे हैं तो किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पर आप जाकर भी यदि वहां पर पूछेंगे तो डॉक्टर साहब बता दिया जाता है कि उसी की है। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन कोशिश करिए कि अच्छी जो मेडिकल शॉप है, जो बड़ी मेडिकल शॉप है, जो चर्चित है, उससे ही आप लीजिए ताकि किसी भी तरह का खतरा ना रहे। एक कॉलर है राम प्रसाद जी, जांजगीर से हमें फ़ोन किया है, छत्तीसगढ़ के कॉलर हैं हमारे साथ। राम प्रसाद जी, क्या सवाल है आपका?
हाँ सर, रात को सोते समय खांसी आता है और सांस फूलने लगता है अचानक। आपकी उम्र कितनी है राम प्रसाद जी? उम्र मेरा वही 31। 31 ही है। ब्लड प्रेशर, बीपी कैसे कोई बीमारी है आपको? आपको बीपी है? 31 है सर। हाँ। नहीं बीपी नहीं है। ठीक है। और शुगर की बीमारी? नहीं है, कुछ नहीं है सर। बाकी सांस फूलने की बस परेशानी है रात को सोते कब से है ये? लगभग 15-20 दिन हो गया जी। देखिए, मैं सबसे पहले फिर से कहूँगा, क्योंकि अगर हमसे कोई भी ऐसे लक्षण बताए जाते हैं तो हमें उस मरीज से बहुत सारी बातें पूछनी पड़ती है। तो इस समय अगर आप ऐसे लक्षण बता के दवाइयाँ पूछेंगे तो बताना संभव नहीं हो पाएगा। मुझको अभी भी आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी राम प्रसाद जी, तब जाके मैं यह बता पाऊंगा कि आपको सांस फूलना क्यों है। उसके अलावा मेरे को आपका चेस्ट भी एक बार सुनना पड़ेगा, छाती में अपना आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा के सुनना पड़ेगा, क्या उसमें कोई निमोनिया जैसा पैच हो रहा है या फिर कहीं उस पर दमा या अस्थमा जैसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सांस फूलना अपने आप में कोई सामान्य बीमारी, सामान्य चीज़ नहीं होती है। आपके जैसे कि हमने बोला कि गर्मी के मौसम में भी सांस फूल सकती है, एलर्जी के कारण भी सांस फूल सकती है। एक बहुत खांसी आना, जो खासकर रात में अर्ली मॉर्निंग में जो खांसी आती है, जब गर्मी के समय नया नया कूलर या एसी चालू होता है तो उस समय एक एलर्जिक जो कण होते हैं वो वातावरण में आते हैं। ये सेम तब भी होता है जब हमारे घर में नई फर्नीचर आए या नए कपड़े आते हैं, उनसे भी यह सब चीज़ें होता है। तो इससे हमको यह पता करना पड़ेगा कि आपकी खांसी एलर्जिक है या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण है। तो आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाएंगे, उन डॉक्टर्स को दिखाएंगे, वो आपको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही कारण बता पाएंगे। बिल्कुल। और अभी अब ओपीडी जो है कई जगह पर छत्तीसगढ़ में खुल रही हैं आज से, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है राम प्रसाद जी, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र भी कम है और इस हिसाब से आपको ये परेशानी होना थोड़ा सा चिंतित करता है। डॉक्टर को दिखा लीजिए, अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, वो आपको जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो सजेस्ट करते हैं, उस पर अमल करिए। फिर छिंदवाड़ा से मिथुन जी ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी मिथुन जी बताइए। ये मम्मी अपनी प्रॉब्लम बताएगी। हाँ जी सर। हेलो जी मैडम बताइए। मेरे ना मैडम बाल इतने झड़ रहा है, बहुत झड़ रहा है जी। नाम बताएंगी मैम अपना? मेरा कमला सेंड है जी। कमला जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक सामान्य समस्या होती है भारत में तो सभी को है, खासकर महिलाओं को, कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के बाल 100 से 200 बाल रोज झड़ते हैं। महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, तो वह जब कंघी करती हैं या वॉशरूम में देखती हैं तो उनको बालों का गुच्छा दिखाई देता है, उनको लगता है मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, एक सामान्य व्यक्ति के 100 से 200 बाल झड़ना नॉर्मल होता है। उसके अलावा अगर आप बीमार पड़ी हुई हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, जब भी आपको तेज बुखार हुआ हो या परिवार में कोई गम हुआ हो या आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरी हो, तो उससे भी 2 या 3 महीने के बाद कुछ समय के लिए बाल झड़ते हैं, जो कि बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है बाल झड़ने का शरीर पे पोषक तत्वों की कमी होना। बाल जो होते हैं वो एक मृत त्वचा होती है, डेड टिश्यूज होते हैं। तो बालों का, आपकी जो हेल्दी त्वचा है, जो आपकी जीवित त्वचा है, वो कैसी होगी, उसी के हिसाब से बाल बनेंगे। बाल कोई अच्छे नहीं होते अपने आप की, मरी हुई त्वचा कभी भी आप उसको सही नहीं कर सकते। आपकी जो जीवित त्वचा है, जब वो हेल्दी होगी उसके बाद ही होंगे। तो आप अच्छा खाइए पीजिए, आप अगेन जो विटामिन सी और मल्टीविटामिन होते हैं उनकी टैबलेट लीजिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो दही और पनीर लीजिए। अगर मांसाहारी हैं या नॉनवेज या एग खा सकती है तो एटलीस्ट अंडा खाइए, यह आपके बालों को फ़ायदा करेगा। शैम्पू, अगर आपके बालों में रूसी है तो उसके हिसाब से आप शैम्पू लीजिए रूसी भगाने वाला। अगर उसके बाद ज़्यादा समस्या है या पैचेस में बाल हट रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे आपके बाल पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं, तो वो एक विशेष मेडिकल कंडीशन होती है जिसको आप नज़दीकी डॉक्टर को या स्किन के डॉक्टर को दिखाइए और वह उसको देख के उसकी जाँच करेगा। और ये जिन लोगों के फ़ोन नहीं लग रहे उन महिलाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण सलाह है, और घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा खाइए, क्योंकि जब आप अच्छा खाएंगे तो आपके अच्छे से जो बाल हैं वो भी कहते हैं कि हेल्दी जो ग्रोथ है उनकी होगी। और ऊपर से खूब सारे केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये उल्टा कई साइड इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए अंदर से अपने आप को मजबूत करिए। कॉलर है हमारे साथ बद्री लाल जी और राजगढ़ से फ़ोन कर रहे हैं। बद्री लाल जी बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? जी मैम। जी सर बताइए सवाल। मैम मैं जो है ना कम से कम 2-2.5 महीने से है ना नाक है ना बंद हो जाती है। सर्दी है नहीं मुझे, खांसी है नहीं मुझे, लेकिन नाक बंद होती है, वो कुछ है ना कफ निकलता है। देखिए, नाक बंद हो रही है तो सर्दी तो आपको अपने आप हो ही गई। अब दूसरी बात यह है कि कफ निकल रहा है तो खांसी भी हो गई। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं हम कि
नाक क्यों बंद हो रही है। अगर आप कार में घूम रहे हैं या आप दिन के समय एसी में बैठ रहे हैं तो उससे भी आपकी नाक बंद हो सकती है। कई बार नाक के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कहना चाहिए कि अजीब होता है। अगर आप देखेंगे तो नाक के अंदर हमारा बहुत एक छोटे छोटे पहाड़ के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वहाँ की सरफेस बढ़ जाए और जो भी हवा हम बाहर से ले रहे हैं वो एक सामान्य टेम्परेचर में आने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जाए। बाहर की हवा कई बार बहुत गर्म होती है, कई बार बहुत ठंडी होती है, तो हमारे शरीर के अंदर जब वो हवा जाती है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, इसके लिए हमारे नाक के अंदर भूल भुलैया जैसी कि स्ट्रक्चर होता है जिससे हवा बहुत देर तक गुजरती है और उसके बाद वो हमारे शरीर में जाती है। कई बार उस स्ट्रक्चर में सूजन आ जाती है और उसके कारण हमें जो नाक बंद होना जो व्यक्ति बोलते हैं वो होता है, जिसके कारण हमें नाक सांस लेने में दिक्कत आती है और कई बार बहुत तेज सर भी दुखता है। तो वह सूजन तो नहीं आई है, इसको भी आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कई बार साइनोसाइटिस होता है, जो हड्डियों के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे कई बार एयर फ्लो होता है, जिसके कारण अगर उनमें सूजन आ जाए या वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी दिक्कत होता है। कुछ लोगों में पॉलिप की समस्या होती है, खासकर गाँव के लोग जो तालाब में नहाते हैं उनके अंदर नाक में एक छोटा सा मस्सा जैसे हो जाता है जो साइज में काफ़ी बढ़ भी जाता है, वो भी नाक को ब्लॉक करता है। अगर आपकी नाक बार बार ब्लॉक हो रही है, पहले नहीं होती थी, अभी 2 या 3 महीनों से ही हो रही है, पहले ठंड का मौसम था और अभी ठंड का मौसम जा रहा है, तो एक कारण तो हो सकता है कि ठंड के कारण थी और एक कारण हो सकता है कि आपके नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर पॉलिप हो रहा हो। तो यह तो जो भी डॉक्टर एग्जामिन करेंगे वो देख के ही बता पाएंगे। चलिए, और डॉक्टर साहब अब समय जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा और चलते चलते आपसे टिप ऑफ द डे जानना चाहेंगे। क्या आप ऐसा एक मंत्र है जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? सोनल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहे हैं, पर यह भी पाया गया है कि जिन जिन देशों ने लॉकडाउन हटाया या हमारे पुराने भी ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं स्पेनिश फ्लू के साथ और पुराने फ्लूज के साथ, कि जब भी ऐसा लॉकडाउन अचानक से हटा है नुकसान ही हुआ है। तो आप गवर्नमेंट आपको निर्देश दे सकती है पर वो ऑर्डर नहीं देती है, तो उससे जितना बना उसने कहा कि इतने समय तक आप घर में रहिए, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, पर एक समय आएगा जब उनको लॉकडाउन हटाना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी चलती रहे। आप लेकिन उसका पालन कीजिए, जहाँ तक संभव हो पाए आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अति आवश्यक होने पे ही घर से बाहर निकलिए। जो बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है वह संभव हो तो घर में रहें, या बाहर अगर निकल रहे हैं तो ऐसी जगह भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, बाहर का खाना या पीने से बचें। जब भी घर आएँ हमेशा हाथ धो के अंदर आएँ। जब भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोएं। जो भी खाना बना रहे हैं उन लोग भी हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा मतलब यह जो फ्लू के प्रोटोकॉल होते हैं और जो हमारे स्वस्थ जीवन शैली के प्रोटोकॉल होते हैं उनको हमेशा पालन करें, चाहे यह कोरोना रहे चाहे ना रहे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आज भी आप स्वस्थ रहेंगे और बाद में स्वस्थ रहेंगे। जापान देश का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी और बाकी जगह भी, कि जापानियों को थोड़ा जापानी क्यों इतना स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जो चीज हम आज जिनका पालन कर रहे हैं जापानी उनका पालन हमेशा से करते हैं। बिल्कुल, और दर्शकों हम यही चाहते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, हमेशा हंसते रहें और सकारात्मक रहें। इधर उधर से खबरें सुनने से अच्छा है कि सही माध्यम से सही खबरें सुने ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और सही जानकारियां आप तक पहुंचे। इसी के साथ डॉक्टर अनिमेष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वक्त देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपडेट का सिलसिला जारी है। बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।